हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमानका फ्रॉम आरएम इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में जितने भी सी इंटर वाले स्टूडेंट हैं जो मई में एग्जाम देने जाते हैं, सर उनके लिए इंस्टीट्यूट ने फाइनली आरटीपी रिलीज की है सर। अब खास बात ध्यान से सुनना, बहुत मजेदार बात बताता हूँ और एकदम ध्यान से सुनना और एंड तक सुनना और फ्रेंड्स को शेयर करना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आरटीपी सर। ये आरटीपी सबसे बेस्ट है सर। अब एक स्टूडेंट ने बोला सर आप इसे बेस्ट क्यों बोल रहे हो? पता है, बिलीव मी, मैंने ये आरटीपी कल आई और ये आरटीपी मैंने देखी। क्या इंस्टीट्यूट ने जबरदस्त सर पूरे अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस डाले हैं सर। बहुत गजब एग्जॉस्टिव कवरेज किया अमेंडमेंट्स का। मतलब इतनी अच्छी प्रैक्टिस कराई है ना इंस्टीट्यूट ने अमेंडमेंट की कि एक स्टूडेंट अगर ये प्रॉपर आरटीपी करके चले जाए तो उसकी अमेंडमेंट की एक अच्छी प्रैक्टिस है। डेफिनेटली मजा आ जाएगा सर। छोटे छोटे पॉइंट अमेंडमेंट के कवर किए सर। तो इसीलिए बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। आपको मैं आरटीपी सॉल्व करते टाइम अमेंडमेंट याद भी दिलाऊंगा और अभी तक अगर आपने अमेंडमेंट लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज देख लो। मैंने उसको भी अपलोड करके रखा है सर, अमेंडमेंट लेक्चर। आप उसको देखो सर, क्योंकि वो देखे बिना अगर आप आरटीपी सॉल्व करने जाओगे तो आप थोड़े डर जाओगे, डिप्रेस हो जाओगे। तो वैसा काम नहीं करना है। आप पहले अमेंडमेंट लेक्चर देखो, फिर आरटीपी देखो, बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। अब एक स्टूडेंट का क्वेश्चन, सर क्या आरटीपी आप सॉल्व करते टाइम हमें क्वेश्चन कैसे अटेंड करना है, केस सिनेरियो कैसे अटेंड करना है, ये सब सिखाओगे? पूरी चीज ए टू जेड मैं सिखाऊंगा। बट इंपॉर्टेंट क्या है पता है? सबसे इंपॉर्टेंट, मैं आरटीपी पूरा एक बार में नहीं सॉल्व करूंगा क्योंकि पूरा एक बार में सॉल्व करने में बहुत लंबी चली जाती है आरटीपी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं ना। मैं क्या करूंगा, आज आज आप लोगों के लिए इनकम टैक्स के एमसीक्यू और केस सिनेरियो है वो सॉल्व कराऊंगा। कल इनकम टैक्स के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, परसों जीएसटी। ये आपका आरटीपी पूरा कंप्लीट होगा और मैं बैठा के सिखाऊंगा सर आपको। बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स है, बहुत सारी चीजें सर, मजा आने वाला है। साथ में बैठ के आरटीपी करेंगे सर। प्लीज ध्यान देना, प्लीज रिक्वेस्ट है, फोकस करना सर। बहुत इंपॉर्टेंट है आरटीपी और अमेंडमेंट्स गजब कवर किया इंस्टीट्यूट ने। हैट्स ऑफ, हैट्स ऑफ, इतना प्यारा कवरेज है सर अमेंडमेंट्स का। तो प्लीज ध्यान दो। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। लेट्स सी, टाइम वेस्ट नहीं करते। मेरी वीडियोस पसंद आए, मेरी चीजें पसंद आए तो लाइक जरूर करना और इसे फ्रेंड्स तक शेयर करना, ठीक है? चलो लेट्स स्टार्ट। और अभी तो आरटीपी सॉल्व कर रहे हैं, इसके बाद एमटीपी वगैरह भी सॉल्व करेंगे। मैंने स्टूडेंट को हमेशा एक बात सिखाई है सर, कभी भी इंस्टीट्यूट अगर केस सिनेरियो दे तो कोई स्टूडेंट ऊपर केस सिनेरियो पढ़ने नहीं जाएगा, कोई भी नहीं पढ़ेगा सर। नहीं मतलब नहीं। आपको क्या करना है, सबसे पहले आओ नीचे और नीचे आके देखो इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन क्या बोला है। क्योंकि सर आप एक बात समझो, जब आप एक क्वेश्चन पढ़ते हो ना सर, तो आप अपने एक दिमाग को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हो। मैं भी आपको एग्जांपल दूंगा, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हो कि भाई सुन, तेरे को यही बात सोचनी है। तो आपका दिमाग क्या होता है, उसी से रिलेटेड प्रोविजन सोचना स्टार्ट करता है। पर अगर आप ऊपर केस सिनेरियो पहले पढ़ना चालू कर देना तो आप अपने दिमाग को भटका दिए। अब उसे यही नहीं पता है उसे सोचना क्या है, वो हर एक डाटा को कलेक्ट करते जा रहा है। अब देखो सर, आप हद से ज्यादा डाटा दिमाग में डाल दोगे ना सर, तो कुछ कैरी ही नहीं करेगा क्वेश्चन तक और बैंड बजा दोगे सर। तो ये टेक्निक बहुत काम करती है। आप क्या करो, पहले क्वेश्चन पढ़ो। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, देखो सर क्या बोला है। ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट्स गिवन अबव, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है, इंस्टीट्यूट सामने से बोल रही भैया मोस्ट एप्रोप्रिएटेड आंसर सिलेक्ट करेंगे आप। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 to 5 बेस्ड ऑन द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो अपन सर मोस्ट एप्रोप्रिएट क्वेश्चन अटेंड करेंगे, मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर देखेंगे सर। अब ध्यान देना सर, क्वेश्चन 1 क्या है। देखो मैं कैसे करता हूं, तरीका देखो, सीखो, ये सीखना जरूरी है सर। अगर आप एग्जाम में ये तरीका सीख जाते हो तो आपका केस सिनेरियो बहुत जबरदस्त तरीके से सॉल्व हो जाएगा, आपको दिक्कत ही नहीं आएगी सर। ध्यान दो, which are the life insurance policy in respect of which Mr. Akash would be eligible for exemption under section 1010D in respect of the maturity proceeds. Choose the option most beneficial. Wow. इंस्टीट्यूट ने बोला ना भैया, हम जो नीचे ऑप्शन दिए ना वो हर ऑप्शन आंसर हो सकता है, पर आपको आकाश के लिए मोस्ट बेनिफिशियल सिलेक्ट करना है। अब मैंने अपने दिमाग को क्या गाइड किया पता है? मैंने अपने दिमाग को गाइड किया, ए भाई सुन, इस बार तो एलआईसी से रिलेटेड अमेंडमेंट है और इंस्टीट्यूट ने स्टैट्यूटरी अपडेट में उसके क्वेश्चंस दिए हैं। मतलब इंस्टीट्यूट स्टैट्यूटरी अपडेट के बेसिस में मुझसे चेक करना चाहती है कि कितना मैं अमेंडमेंट पढ़ के आया हूं, कितना मैं एलआईसी को समझ के आया हूं और किस बेसिस में मैं आंसर करूंगा। तो मेरा दिमाग क्रिस्टल क्लियर, भाई अमेंडमेंट में वो एलआईसी वाला कवर करना है। क्लियर? अब देखो ये क्वेश्चन हुआ, दूसरा देखते सर। व्हाट वुड बी योर आंसर टू एमसीक्यू 1 if Mr. Akash surrender LIC A in the assessment year 26-27 and claim exemption under 1010D in respect of the such LIC। मतलब ये भी LIC से रिलेटेड है, उससे रिलेटेड मेरे को आंसर करना है। तो दो क्वेश्चन से रिलेटेड क्लैरिटी हो गई भैया। LIC का क्वेश्चन है, LIC से रिलेटेड ऊपर केस सिनेरियो में मेरे को कंटेंट ढूंढना है। आगे देखो क्वेश्चन थर्ड क्या बोलता है, व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ डिडक्शन। वाओ, इंस्टीट्यूट चाहती है भैया तुम डिडक्शन भी बता दो। ठीक है, अंडर चैप्टर 6 से। अगर ये बंदा सर
डिफॉल्ट टैक्स रिजीम याद है, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम 115 बीएसी ऑप्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि 115 बीएसी ऑप्ट करेगा तो डिडक्शन पढ़ ही के रहे हो, टाइम पास हो जाएगा ना। तो इन्होंने बोला सर अगर बंदा 115 बीएसी ऑप्ट नहीं करता तो प्लीज आप बता दो डिडक्शन कितनी होगी। तो मेरे दिमाग में अब क्रिस्टल क्लैरिटी हो गई भैया, डिडक्शन वाले चैप्टर से खेलने वाला है सर ये, ठीक है। उसके बाद आगे देखो, व्हाट इज मिस्टर आकाश टैक्स लाइबिलिटी, वेरी नाइस, आपसे पूरा टैक्स लाइबिलिटी निकाल रहे हैं, मतलब टोटल इनकम टैक्स लाइबिलिटी सब निकालेंगे सर। अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रिजिम अंडर सेक्शन 115 बीएसी। सर आप लोग नए हो, आप लोग नए हो, इसीलिए इंस्टीट्यूट अभी बकायदा प्यार से बताती है कि डिफॉल्ट टैक्स रिजिम अंडर सेक्शन 115 बीएसी, क्योंकि स्टूडेंट को मैंने अमेंडमेंट में बताया था कि अब हमारा जो डिफॉल्ट टैक्स रिजिम हो गया ना वो 115 बीएसी है। अगर कोई आदमी 115 बीएससी नहीं लेगा ना तो वो नॉर्मली कैलकुलेट किया जाएगा, अदरवाइज कोई आदमी अगर इंटीमेट नहीं करता तो उसको 115 बीएससी के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। ये अब हमारी डिफॉल्ट टैक्स रिजिम हो चुकी है। अभी तो इंस्टीट्यूट नए नए हैं तो आप लोग को बता देती है, मेरे को क्या पता एग्जाम पेपर में बताई कि नहीं। अगर इंस्टीट्यूट ने एग्जाम में डिफॉल्ट टैक्स रिजिम बोला ना, चुपचाप समझ जाना 115 बीएससी की बातें होने वाली है, अगर इंस्टीट्यूट ने आंसर नहीं लिखा तो। ठीक है, तो हमें 115 बीएससी के हिसाब से टैक्स निकालना है। उसके बाद व्हाट इज द आकाश टैक्स लायबिलिटी इफ ही एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, मतलब ये नॉर्मल चलना चाहता है सर। आपको ये पूछ रहा है सर नॉर्मल के हिसाब से इसका टैक्स कितना आएगा, नॉर्मल याद है ना सर, वो 2,50,000 3 लाख वो वाला स्लैब अप्लाई करने वाले अपन। आई बात समझ। तो ये 5 क्वेश्चन केस सिनेरियो के मेरे दिमाग में क्रिस्टल क्लियरिटी, एलआईसी को लेके डिडक्शन को लेके टैक्स लायबिलिटी निकालना है। चलो अब अपन क्या करते हैं, अपने दिमाग को बताते हैं भैया देख जो तूने पहले पढ़ा ना उससे रिलेटेड चीजें ढूंढते हैं। पहला क्या पढ़ा था तू, एलआईसी से रिलेटेड पढ़ा, और सर क्वेश्चन में ढूंढते हैं एलआईसी से रिलेटेड। अब एक स्टूडेंट बोलेगा सर क्या इसके लिए भी पूरा केस सिनेरियो पढ़ना चालू करूं, नहीं, आप इसमें ना रफ बेसिस में भी देख सकते हो क्योंकि आपको चीजें देख के समझ आएगी। अब ध्यान दो कैसे, मिस्टर आकाश जिसकी एज 47 है, ठीक, ये तो जरूरी है सर, इज द सीईओ ऑफ बीएससी एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24 ही हैज अर्न्ड द फॉलोइंग इनकम। अब इसकी ये पूरी इनकम दी हुई है सर, इनकम में थोड़ी का आएगा एलआईसी, कॉमन सेंस, इनकम में थोड़ी का आने वाला एलआईसी, एलआईसी कहां जाता है सर, डिडक्शन में जाता है, नहीं तो 10-10D का ही एग्जाम्पशन तो पूछ रहे हैं ना मेरे से, तो ये इनकम जो है ना, इनकम वाला पार्ट छोड़ दूंगा मैं, नीचे आऊंगा सर। इसके बाद देखो, मिस्टर आकाश हैज मेड द फॉलोइंग पेमेंट टुवर्ड्स मेडिकल इंश्योरेंस। सर वो तो मेरे से एलआईसी का पूछा था, तो मेडिकल का मैं क्या करूं सर, मेडिकल तो मेरा 80D में जाता है ना सर, तो जब मैं डिडक्शन निकालने जाऊंगा ना तब इसको पढ़ूंगा, अभी नहीं पढ़ता, अभी नहीं पढ़ता सर, टाइम सेव करना है टैक्स के पेपर में, यू नीड टू बी स्मार्ट, स्मार्ट प्रोडक्टिव बनना है सर, समझना है, सीखना है, ठीक। उसके बाद आगे देखो, मिस्टर आकाश ऑल्सो इंकर्ड मेडिकल एक्सपेंसेस, ये तो फिर वही एटीडी वाली बात है, तो मैं क्यों इसको ध्यान दूं। आगे दो नीचे देखो, ही हैज मल्टीपल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ये आया ना मेरी बात, ये आई मेरी काम की बात। द डिटेल ऑफ सच पॉलिसीज आर गिवन एज अंडर। पहले मैं ये पॉलिसीज और डिटेल सब पढ़ाने से पहले एक बार थोड़ा सा प्रोविजन रिकॉल करवाता हूं, उसके बाद ये सॉल्व कराऊंगा तो मजा आएगा सर। हमने ये सीखा था सर कि अमेंडमेंट आई है सर, और अमेंडमेंट ये बोलती है सर 1/4/2023 के पहले अगर कोई एलआईसी पॉलिसी इशू की गई है, बिफोर 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 अगर कोई एलआईसी पॉलिसी इशू की गई है सर, तो उस केस में मैच्योरिटी में जितना भी पैसा मिलेगा वो पूरा एग्जेम्प्ट होगा, ठीक है, वो पूरा एग्जेम्प्ट होगा। 10% की कंडीशन तो अभी भी अप्लाई होती है, याद है ना 10%, सर सम एश्योर्ड का 10% से ज्यादा प्रीमियम नहीं होना चाहिए, ये तो बात अभी भी अप्लाई होती थी सर, ये बिफोर वाली कहानी थी, ठीक है। फिर हमने बोला था सर अमेंडमेंट आया, और अमेंडमेंट में इन्होंने आफ्टर बोला भैया सुनो 10% की कहानी तो आज भी है, बस प्लस इन्होंने बोला तुम्हारा प्रीमियम ना 5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तुम एक से ज्यादा एलआईसी लो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम 5 या 20 एलआईसी लो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट याद रखना तुम्हारा प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अगर इससे ज्यादा नहीं है तो मैच्योरिटी में जो प्रोसीड्स मिलेंगे वो एग्जेम्प्ट होंगे, अदरवाइज टैक्सेबल हो जाएंगे। यही कहानी थी, यही हमने अमेंडमेंट में पढ़ा सर। किसी स्टूडेंट को अगर इस पे कोई डाउट हो प्लीज अमेंडमेंट का लेक्चर देखना, मैंने अमेंडमेंट में बहुत डिटेल में ये सिखाया समझाया, ठीक। अब बात आते हैं सर हमारा क्वेश्चन की तरफ। तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछा था सर, हमसे क्वेश्चन पूछा था सर कि आकाश के लिए एलआईसी प्लान कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट है, यही पूछा था ना सर आपसे, मोस्ट बेनिफिशियल टू आकाश। और सर देखते हैं, ध्यान दो, पॉलिसी एक्स है, प्लीज ध्यान देना, धीरे धीरे सिखा रहा हूं, थोड़ा टाइम लग सकता है बट बहुत अच्छी क्वालिटी में सीखोगे सर। एक्स डेट ऑफ इशू क्या है, ओ माय गॉड, ये तो 1/4/2023 के पहले, 1/4/2023 के पहले। सर इस केस में आप सिर्फ 10% चेक करो ना सर, चलो अपन 10% देखते हैं सर। मेरा सर
कितना है सम एश्योर्ड? आओ सर नीचे देखो, सम एश्योर्ड कितना है 5 लाख। अब पहला अमेंडमेंट का पार्ट जो इंस्टीट्यूट ने बड़े प्यार से चेक कर दिया कि भैया ये जो जीएसटी है 18%, क्या इसको भी प्रीमियम में इंक्लूड करके चेक करोगे? मैंने बोला नहीं, आपने जो स्टैट्यूटरी अपडेट दिया है ना सर, उसमें क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग टू जीएसटी दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि जो जीएसटी का अमाउंट है ना, उसको प्रीमियम में इंक्लूड करके 10% चेक नहीं करना। तो नहीं करूंगा। तो 5 लाख का 10% कितना हो गया सर? 50,000। मैंने कितना प्रीमियम दिया है? 40,000। क्या 10% से कम है? हाँ सर। अब देखो 10% से कम है, 1/4/2023 के पहले है। तो सर जितना भी मैच्योरिटी में मिलेगा क्या पूरा एग्जेम्प्ट? यस सर, पूरा एग्जेम्प्ट। मोस्ट बेनिफिशियल बोला तो मेरे लिए एक्स तो बेनिफिशियल है, मैं मिस्टर आकाश, मेरे लिए एक्स बेनिफिशियल। अब चलते वाई में। वाई के साथ कहानी क्या हुई? 1/4/2024। ओहो सर सर सर, इसकी डेट तो 1/4/2023 के बाद हो गई। सर क्या आपने इसको अमेंडमेंट में एलिजिबल एलिजिबल एलआईपी बोला था सर? हाँ सर, एलिजिबल एलआईपी बोला था सर मैंने। अब इस केस में क्या 10% प्लस 5 लाख देखना पड़ेगा? यस, 10% प्लस 5 लाख देखना पड़ेगा। तो सर 33 लाख का सम एश्योर्ड है, इसका 10% करेंगे तो कितना आएगा? 3,30,000। मैं कितना प्रीमियम पे करता हूं? 3 लाख बच गया, बच गया। तो मैं वाई को भी ले सकता हूं सर, वाई में भी एग्जेम्पशन ले सकता हूं, बच गया मैं, क्योंकि अभी भी प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा नहीं गया। अब जेड का देखो सर, सर 1/4/2025। सर ये तो बहुत बात की एलआईपी नहीं हो गई सर, ये ट्रिपल ई एलआईपी है। इंस्टीट्यूट चेक कर रही है, प्लीज अमेंडमेंट देखना, अमेंडमेंट की शीट में ये सब दिया हुआ है, वहीं का क्वेश्चन है, फिगर चेंज कर दिया, क्वेश्चन तो वहीं का है सर। ठीक, अब यहां पर सम एश्योर्ड कितना है सर? 25 लाख। उसका 10% कितना हुआ? 2,50,000। यहां पर प्रीमियम कितना पे करता हूं? 2 लाख। बच गया, बच गया। अब अगर आप ध्यान दो तो एक्स और जेड ये दोनों का कॉम्बिनेशन बनाया तो कितना हो गया सर प्रीमियम? ये हो गया मेरा 5 लाख। क्या 5 लाख तक मैं बच जा रहा हूं? हाँ, 5 लाख तक तो मैं बच जा रहा हूं। तो एक स्टूडेंट बोला वाह सर ए भी तो चेक करो सर, ए ने क्या बिगाड़ा? मैं बोला बात भी सही है भैया आपकी, चलो ए को चेक कर लेते हैं। 1/4/2024 क्या ये एलिजिबल एलआईपी है? हाँ सर ये एलिजिबल एलआईपी है। अब बात यार ये सर इसमें सम एश्योर्ड कितना है? 27 लाख। इसका 10% कितना होगा सर? 2,70,000। हमने कितना पे किया? 2,50,000। क्या बच गए? यस बच गए, बच गए। तो सर आपको मैच्योरिटी में अगर ये एग्जाम करवाना है तो सरकार बोली एक काम कर भैया, तू कॉम्बिनेशन बना ले, वाई और जेड का बना ले, वाई और ए का बना ले, या जेड और ए का बना ले, तेरे को जो कॉम्बिनेशन बनाना है बना ले। तो मैं बोला यार सिंपल सा लॉजिक है, बच्चा भी बता देगा सर। 3+2 5, ये ज्यादा बेनिफिशियल है। तो एक स्टूडेंट बोला सर 3+2,50,000। सर 5,50,000 हो जाएगा, 8 लाख से एक्सीड कर जाएगा, हो ही नहीं सकता एग्जामिशन। तो ये वाला तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। तो एक स्टूडेंट बोला सर ऐसा कर लो 2,50,000 प्लस 2 लाख, भैया 4,50,000। जब मेरे को बेनिफिट 5 लाख का मिल सकता है, जब मेरे पास ज्यादा बेनिफिट लेने का फायदा है, इसीलिए तो नीचे क्वेश्चन में क्या बोला था? मोस्ट बेनिफिशियल बोल रहा है ना। भैया आप ऑप्शन तो कुछ भी बना सकते हो, बट आप सबसे बेस्ट वाला सोचो। तो बेस्ट वाला तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? 3 लाख प्लस 2 लाख। सिंपल समझ आया? तो भैया आकाश के लिए एक्स वाला तो जन्नत बेस्ट है, वाई वाला हम ले लेंगे सर क्योंकि 3 लाख है, जेड वाला हम ले लेंगे सर क्योंकि 2 लाख है, दोनों मिला के प्रीमियम। सर ए वाला नहीं ले पाएंगे सर क्योंकि इसके बाद प्रीमियम 5 लाख से ऊपर हो जाएगा और टैक्सेबल हो जाएगा सर। अब एक स्टूडेंट बोला सर बी, अरे बी की तो बात ही नहीं आएगी सर, बी की तो बात ही नहीं आएगी ना सर, बी पिक्चर में ही नहीं आएगा सर क्योंकि टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है सर, हम एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की बात कर रहे हैं सर। आई बात समझ? बहुत प्यारा छोटा छोटा अमेंडमेंट कवर करके इंस्टीट्यूट ने, एक ये जीएसटी वाला पॉइंट, ये टर्म लाइफ इंश्योरेंस वाला पॉइंट, कॉम्बिनेशन वाला पॉइंट। प्लीज रिक्वेस्ट है आरटीपी अच्छे से करके जाना सर, बहुत अच्छा है आरटीपी, इस बार का मजेदार है आरटीपी। तो आकाश के लिए बेनिफिशियल क्या हुआ भाई? आकाश के लिए बेनिफिशियल हो गया एक्स वाई एंड जेड। आ जाओ भाई, ऑप्शन क्या है हमारा? ये रहा सर ऑप्शन एक्स वाई जेड। समझ आया? अब अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं। What would be your answer to MCQ 1 if Mr. Akash surrender LIC A? ओ भैया ये लो, ये LIC A वाला जो है इसको ये सरेंडर कर दिया है, ठीक है, ये सरेंडर हो गई है, ठीक है, ये सरेंडर हो गई। नीचे और आगे पढ़ते हैं। इन असेसमेंट ईयर 26-27 एंड claimed exemption under 10(10)D in respect of the such LIC। हाँ ही ने तो चलो वो लिया तो लिया,
LIC ए वाले की एग्जेम्पशन भी ले ली और सर क्लेम कर लिया डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सच LIC। द इंफॉर्मेशन इज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ दिस MCQ। अब आपको बताना है सर मिस्टर आकाश के लिए क्या अप्रोप्रिएट होगा। अब ध्यान से सुनना सर, अब आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है सर। सर क्या एक्स वाला अभी भी एग्जेम्प्ट है? हाँ सर, वो तो 1/4/2023 के पहले का तो एग्जेम्प्ट है, उसके लिए लड़ ही क्यों रहे हो सर? उसके बाद हमारे पास लिमिट कितनी बचती है? 5 लाख की लिमिट बचती है ना सर, ठीक है। उसमें से हमने ए के लिए कितना यूज कर लिया सर? 2,50,000 ए के लिए यूज कर लिया, तो अब हमारे पास कितना बच गया सर? 2,50,000 बच गया। अब बात यह है सर कि हम वाई सिलेक्ट करें कि जेड सिलेक्ट करें। आप खुद कॉमन सेंस से देखो तो आपको ये समझ आ जाएगा सर कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए। देखो मैं तो आंसर बता दूंगा सर, आंसर बताना बड़ी बात नहीं है, मैं तो आराम से आंसर बता दूंगा, बट आप भी तो सोचो सर। समझ आ रहा है क्या? क्या मेरे पास 2.5 लाख रुपए ही बचा है, 2,50,000 ही बचा है? यस। तो अब मैं दोनों तो क्लेम नहीं कर पाऊंगा, वाई और जेड, तो मैंने एक्स क्लेम कर लिया, ए क्लेम कर लिया, ये दो तो क्लेम कर लिया, ठीक। अब बात आती है वाई की जेड। मेरे हिसाब से एक स्टूडेंट अगर सोचेगा प्रॉपर तो उसको जेड समझना चाहिए सर, क्योंकि वाई तो आप ले ही नहीं पाओगे सर। 3 लाख लोगे तो आपके पास एग्जामिशन के लिए लिमिट कितनी बची है? 2,50,000, आप 3 लाख ले ही नहीं पाओगे, तो सिंपल सी बात है सर। आओ नीचे ऑप्शन देखते हैं। देखो सर, एक्स जो 1/4/2023 के पहले, ए जो मैं लेके बैठा हूं सर, और जेड जो मैं ले लूंगा सर बचे हुए में। आई बात समझ? सिंपल इजी क्वेश्चन, बैठा दिमाग में। आगे देखो, व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अवेलेबल टू मिस्टर आकाश। अब आपसे डिडक्शन पूछ रहा है, आओ भाई डिडक्शन के लिए लड़ाई लड़ते हैं सर, आओ। पहले तो डिडक्शन के लिए एक बात समझो कि ये जो हम पूरी LIC की बातें कर रहे हैं, ठीक है, आपने LIC का जितना भी पेमेंट किया होगा प्रीमियम का, ये पूरा आपने LIC का पेमेंट किया। सर इसको थोड़ा हटा देता हूं मैं ताकि ये साफ सुथरा हो जाएगा, ठीक है। अब आप समझो, आपने ये LIC का पूरा पेमेंट किया है सर प्रीमियम का। सरकार बोलती है तू कुछ भी कर, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम तेरे को ना ATC में जो डिडक्शन देंगे प्रीमियम की, मैक्सिमम 1,50,000 देंगे, उससे ज्यादा तो तू देंगे ही नहीं। तू कर ना प्रीमियम, कितना भी प्रीमियम पे कर, हमें उससे फर्क पड़ता ही नहीं है, तू कर, ठीक है। ये टर्म वाला तो नहीं आएगा, बट ये चार, तू कितना भी कर, कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार बोली हम तेरे को प्रीमियम मैक्सिमम 1,50,000 देंगे, तो ये LIC का ATC मिल गया, ठीक है। अब ऊपर आओ सर, ऊपर क्यों? ऊपर क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला था सर कि हमें जब डिडक्शन देखना है तो बाकी चीजें भी देखनी होगी। अब देखो, सैलरी से सर चैप्टर अंडर 6 से कोई डिडक्शन वाली बात ही नहीं है, लॉन्ग टर्म में कोई है नहीं सर, डिविडेंड में कुछ है नहीं। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट विद SBI, सर एज देखो बंदे की 47, तो सर अगर याद हो तो सेविंग के इंटरेस्ट में हमें डिडक्शन मिलती है 80TTA, कितनी मिलती है सर? 10,000। सर एज बिलो 60 है ना, तो 80TTA का डिडक्शन मिलेगी 10,000। आओ सर यहां लिख लेते हैं इसको, कहां गया ये, लो भाई 80TTA कितना हो गया सर? 10,000। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये देखो, उसके बाद क्या दिया हुआ है? मेडिकल का दिया हुआ है। मिस्टर आकाश हैज मेड द फॉलोइंग पेमेंट टुवर्ड्स मेडिकल इंश्योरेंस। 80D वाली बातें है ना सर, प्रीमियम फॉर हेल्थ इंश्योरेंस टेकन फॉर हिज फैमिली मेंबर्स, मेडिकल प्रीमियम फॉर हिज स्पाउस एज 43 इयर्स 13,500 बाय चेक। वेरी गुड, क्या ये मिल जाएगा? यस। तो इसको लिखते हैं 80D, ठीक है। इसमें सबसे पहला है स्पाउस, स्पाउस का कितना है सर? 13,500, ठीक है। उसके बाद अगला देखो, मेडिकल प्रीमियम फॉर हिज मदर एज 65 इयर्स 26,670, क्या ये मिल जाता है? यस, मदर का भी मिल जाता है सर। देखो भाई, मदर का 26,670, ठीक है। ये मैं इनर कॉलम में क्यों लिखा हूं सर? कारण है सर, क्योंकि यहाँ नीचे फादर का भी दिया हुआ है, ठीक है। ध्यान दो, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ऑफ 5,500 फॉर हिज वाइफ एंड मदर इन कैश। सर हम पढ़ के आए हैं, आपको प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ना मिलता तो है सर, पर मैक्सिमम कितना मिलता है? 5,000। वो उससे ज्यादा आप कैश में क्लेम भी नहीं कर पाओगे सर, तो 5,000 अपन इसको क्लेम कर लेंगे सर, ठीक है। यहां पर लिख लेता हूं प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, वही 5,000 ये हम क्लेम कर लिए, ठीक है। उसके बाद अगला देखो सर, कहां गया? हाँ, मिस्टर आकाश ऑल्सो इंकर्ड मेडिकल एक्सपेंसेस बाय क्रेडिट कार्ड ऑफ 17,000 फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हिज मदर। सर अब ये एक्सपेंस हम क्लेम कर पाएंगे? नहीं सर, क्योंकि आपने मम्मी का मेडिकल प्रीमियम वैसे ही क्लेम कर लिया, डबल बेनिफिट थोड़ी लोगे, दो बार सरकार को थोड़ी लूट दोगे। एंड 27,000 फॉर हिज फादर, हाँ फादर का क्लेम कर सकते हो सर, क्योंकि फादर का आपने इंश्योरेंस नहीं कराया, तो फादर का क्लेम कर लो 27,000। आओ सर, ये हो गया फादर, ठीक है, फादर का हो गया 27,000। अब अगर आप एक बात नोटिस करो तो हमने सीखा था सर
कि पेरेंट्स का मैक्सिमम अगर उनकी एज 60 से अबव होती है, 60 या 60 से अबव होती है, तो मैक्सिमम कितना हो जाता है 50,000। अब ये दोनों को टोटल करोगे तो ये कितना आ रहा है 26670 प्लस 27,000, ये आ रहा है 53670। ठीक है, एक काम करते हैं, ये दोनों का टोटल यहां लिख देता हूं, 53670 ये टोटल आ रहा है, बट मैक्सिमम कितना मिलेगा सर 50,000, उससे ज्यादा तो मिल ही नहीं सकता सर। ठीक, उसके बाद मेरे ख्याल से और कुछ नहीं, मेडिकल का हमने कवर कर लिया, एलआईसी हमने कवर कर लिया, और कुछ बचा ही नहीं सर। और सर डिडक्शन टोटल देख लेते हैं, यहां लिख लेते हैं टोटल डिडक्शन करते हैं टोटल सर 1,50,000 प्लस 10,000 प्लस 13,500 प्लस 50,000 प्लस 1,000, ये आ गया सर 228500। टोटल डिडक्शन कितनी आ गई सर 228500। और सर तीसरा क्वेश्चन था भाई हमारा डिडक्शन, ये रहा सर 228500। आया समझ, क्रिस्टल क्लियरिटी। आगे देखो सर, व्हाट इज द मिस्टर आकाश टैक्स लायबिलिटी। अब आपको टैक्स लायबिलिटी बोला है सर अंडर सेक्शन 115 बीएससी। और सर सीखते हैं, अच्छा एक बात याद है कि नहीं, 115 बीएससी के केस में डिडक्शन नहीं मिलती, 115 बीएससी के केस में डिडक्शन नहीं क्लेम कर पाते, कुछ डिडक्शन क्लेम करते हैं, बट एटीसी डी टीटीए ये सब तो क्लेम आप करते नहीं हो सर। याद आया ना सर, ये सब डिडक्शन तो आप क्लेम करते नहीं हो सर। तो आओ सर अपन देखते हैं, जो कुछ क्लेम कर सकते हैं वो यहां पर दी नहीं है सर। ठीक है, देखो सैलरी दिया हुआ है 45 लाख, पहली गलती सर, सैलरी दिया हुआ है, कंप्यूटेड तो नहीं लिखा है ना सर। अगर कंप्यूटेड नहीं लिखा है तो क्या 50,000 माइनस करना पड़ेगा। हाँ, अब एक स्टूडेंट बोला क्या बात करते हो सर 115 बीएससी में स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलती, वही तो अमेंडमेंट है, वही तो अमेंडमेंट है कि 115 बीएससी में भी स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 मिल जाती है। मैं बोल रहा हूँ जब क्वेश्चन अच्छा है, अच्छा खासा इंस्टीट्यूट ने अमेंडमेंट कवर करके चेक किया है, तो किया है सर, आपको मानना पड़ेगा, मीन्स मानना पड़ेगा। तो सर चलो सैलरी लिखना स्टार्ट करते भाई, लो भाई सैलरी ये होती है 45 लाख। ठीक है, इसमें माइनस कर लो सर 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा सर 45 लाख माइनस 50,000, 44 लाख 50,000। हाँ ठीक है, सैलरी हो गया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिया हुआ सर, बिल्कुल सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को हम लेते हैं, बट अगर आपको याद हो तो 112 ए आता है पिक्चर में, और वो बोलता है भैया हम आपको 1 लाख तक की तो एग्जेम्पशन भी देंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। तो ये 6,54,000 है, तो 6,54,000 ध्यान दो सर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, ये है 6,54,000 जिसमें हमें 1 लाख रुपए की एग्जेम्पशन है सर। ठीक है, 1 लाख रुपए की, तो बचा कितना सर 5,54,000। क्लियर, ठीक है। डिविडेंड दिया हुआ सर, सर मैं अभी हेड वाइज प्रॉपर नहीं लिख रहा हूं क्योंकि आपको ही पता है एग्जाम में प्रॉपर हेड वाइज शो करने की जरूरत नहीं है, एमसीक्यू है। ठीक है, नहीं तो पता चला एक स्टूडेंट बोला सर आप हेड वाइज तो प्रॉपर शो नहीं किए थे। सर 12 लाख डिविडेंड। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट एसबीआई के साथ और बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ, एफडीए सेविंग अकाउंट में एसबीआई के साथ 16,000। सर फिक्स डिपॉजिट बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ कितना है 45,000। ठीक, ये हमारी आ गई ग्रॉस टोटल इनकम, और यही हमारी टोटल इनकम, क्योंकि कोई डिडक्शन वाली बात ही नहीं है सर। तो 44 लाख, एक मिनट, 44 लाख 50,000 प्लस 5 लाख 54,000 प्लस 12 लाख प्लस 16,000, अरे 16,000 प्लस 45,000, ये आ रहा है सर 6265,000। यही आया सर। अब ध्यान से सुनना, आपको याद हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है सर 5,54,000, इसमें 10% लगता है। याद है 112 ए में पढ़े हैं सर अपन, 112 ए बोलता है 10% लगेगा 1 लाख से ऊपर में। ठीक है, तो इसको माइनस कर लेते हैं, माइनस 5,54,000 54, अरे यार सॉरी सॉरी 6265,000 माइनस 5,54,000, ये आ रहा है सर 57,11,000। क्रिस्टल क्लियर। ठीक, अब इसमें अपन क्या करेंगे, सिंपल है सर, अगर आपको याद हो तो मैंने रेगुलर क्लासेस में भी ये चीज सिखाई है सर, और मैंने डेमो लेक्चर में भी ये सिखाया था सर, कि 15 लाख की इनकम तक जो 115 बीएससी के हिसाब से टैक्स आता है वो 1,50,000 आता है। आप करके देख लेना सर। बचा बैलेंस जो है माइनस 15 लाख, ये आ रहा है सर 42,11,1,000।
इस पे लगेगा 30%। करते हैं सर 30%। 1263300। क्रिस्टल क्लियर। तो सर ये हमारा, अबे ये हमारा टैक्स कितना आ रहा है सर? ठीक है, अब अपन इसको ऐड कर लेते हैं सर। प्लस 1,50,000 प्लस 55400, ये आ रहा है सर 1468700। ठीक। अब अगर आपको याद हो तो क्या यहाँ पर इनकम 50 लाख से ज्यादा है? हाँ सर, 50 लाख से ज्यादा है सर। उस केस में सर क्या सरचार्ज की बात आएगी? डेफिनेटली सरचार्ज की बात आएगी सर। कितना परसेंट सर? 10% सरचार्ज सर। तो आओ सर 10%, इसका 10%, ये आ रहा है सर 146,870। इसको ऐड कर लेते हैं सर। तो ये आएगा 1615570 प्लस 4% एजुकेशन से, प्लस 4%। तो ये ऐड करके आ रहा है, ऐड करके लिख रहा हूं डायरेक्ट, 1680192.8, है ना? ये आया। तो हमें तो टैक्स लायबिलिटी राउंड ऑफ करना होता है सर। तो ये 1680190, ये हमारा टैक्स लायबिलिटी आ गई। फाइनल आंसर राउंड ऑफ किया ना सर? आया समझ? सिंपल मैंने आपको लिख के दिखाया सर। आओ ऑप्शन देखते हैं। आ गया यार, ये आया समझ? सिंपल। अब आपको बोला सर टैक्स लायबिलिटी निकालो, अगर वो नॉर्मल प्रोविजन से चल रहा है तो नॉर्मल प्रोविजन में कोई इतना बड़ा फर्क थोड़ी कहा जाएगा सर। आप समझो, कहां गया यार, ये मेरी टोटल इनकम है। ठीक है, ये मेरी टोटल इनकम आ गई 62,65,000। आओ सर 62,65,000, इसमें माइनस कर लो सर डिडक्शन। और डिडक्शन आपने निकाल के रखा है सर, कितनी निकाला था डिडक्शन? 228500। आओ सर 228500, डिडक्शन माइनस कर लो सर। तो ये आ जाएगा 626500 माइनस 228500, ये आ गया सर 6036500। ये आ गई इसकी टोटल इनकम। फिर सर कैपिटल गेन कितने का है? 5,54,000 का कैपिटल गेन है, जिसपे 10% लगेगा। ठीक है, तो कैपिटल गेन इसमें से माइनस कर लेते हैं। 5,54,000, 54,82500, ये आ गया सर। इसके बाद हमने सीखा है सर 10 लाख तक टैक्स फिक्स है सर। कितना है? 112500। तो इसमें से 10 लाख माइनस कर लेते हैं। ये आ रहा है सर 44,82500। इसका 30% कर लो सर, इसका 30%, ये आ रहा है सर 1344750। ठीक है, अब इसको ऐड कर लो, प्लस 112500 प्लस 55,400, ये आ रहा है सर 1512650 प्लस 10% सर सरचार्ज, इनकम 50 लाख से ऊपर है, प्लस 10%, 10% ऐड करके बता रहा हूं सर 1663915 प्लस 4% एजुकेशन से, प्लस 4%, ये आ रहा है सर 1730471.6। तो इसको राउंड ऑफ कर लेंगे सर, तो राउंड ऑफ में कितना आ जाएगा? 1730470। ये हमारा फाइनल आंसर है सर। ये हमारी टैक्स लायबिलिटी आ गई। आया समझ? और देखते हैं। हाँ यार, ये रहा 1730470, आगे आंसर बैठा दिमाग में। ये मैंने आपको केस सिनेरियो सॉल्व कराया, बड़े आराम से बैठ के धीरे से सिखाया, प्रैक्टिस कराया और हर एक चीज समझाया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, बड़ा मजा आएगा सर। और भी एमसीक्यू है, 2-3 एमसीक्यू और है, वो कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिर बड़े क्वेश्चंस कल करेंगे। ठीक है, चलो ध्यान देना सर। हाँ, ध्यान दो। पहले तो नीचे क्वेश्चन में पढ़ा करो क्या बोला जाता है, फिर उसके बाद ऊपर पढ़ना स्टार्ट किया करो। देखो क्या बोल रहा है। हाउ मच डिडक्शन वुड बी अवेलेबल टू मिस्टर अनिल इन द असेसमेंट ईयर 24-25 इन रिस्पेक्ट ऑफ द परचेजेस मेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24 व्हाइल कंप्यूटिंग बिजनेस इनकम। सर बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। सेक्शन 43B की जो अमेंडमेंट है उसको कवर किया ये क्वेश्चन। तो सर ये क्वेश्चन जरूर देख के जाना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। ठीक है,
चलो ध्यान दो और सीखो कुछ अच्छी बातें इस पॉइंट पे, इस क्वेश्चन पे। मिस्टर अनिल started business of manufacturing tables in Feb 2024. He follows mercantile system of accounting. Okay. He purchased goods from Mr. A, Mr. B, Mr. C. The detail of purchase and the payment made are as under. सर याद करो अपन 43B में अमेंडमेंट में मैं आपको पढ़ाया था सर, एमएसएमई एक्ट के अंदर माइक्रो, सर माइक्रो, ठीक है, और स्मॉल, ये दो एंटरप्राइजेस है जिनको हमने कवर किया था 43B में। मतलब अब इनको भी आपको क्या पेमेंट करना पड़ेगा सर, विद इन द टाइम लिमिट एज प्रिस्क्राइब। टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट सर विद इन टाइम लिमिट आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आपने एग्रीमेंट किया है तो रिटर्न एग्रीमेंट में 45 डेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर एग्रीमेंट नहीं है तो 15 डेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अंदर अगर आपने पेमेंट कर दिया तो आपको उसी प्रीवियस ईयर में एक्सपेंस मिल जाएगा, एक्रूवल बेसिस में क्लेम कर लोगे। नहीं किया तो फिर उस केस में सर जिस साल पेमेंट करोगे ना उस साल खर्चा क्लेम करोगे। आओ सर, ये तो मैंने आपको लॉ याद दिलाया, अब देखते हैं क्वेश्चन, ध्यान दो। बायर है सर मिस्टर ए, और माइक्रो एंटरप्राइजेस दिया हुआ है, डेट ऑफ परचेज दिया हुआ है, इससे हमें बहुत काम है। परचेज अमाउंट 5 लाख है, पेमेंट ड्यू एज पर द रिटर्न एग्रीमेंट इफ एनी विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। भैया 30 डेज फैब के गिन लेते हैं अपन। फैब में बचे 14 डेज क्योंकि सर लीप ईयर है, और मार्च में बचे 15, तो ये आ गया सर 15 मार्च, ठीक है, एज पर एग्रीमेंट ड्यू डेट। हमने क्या बोला था सर, जो ड्यू डेट के हिसाब से एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट के हिसाब से ड्यू डेट हो और 45 डेज दोनों में विच एवर इज अर्लियर, तो ये तो 30 डेज वाला ऑब्वियसली बात है अर्लियर आने वाला है। तो सर इसको पेमेंट कब कर देना चाहिए था, 15/3/2024 में। माइक्रो एंटरप्राइजेस है ना, इसके ऊपर तो एप्लीकेबल है, 15/3/2024 में इसको पेमेंट कर देना चाहिए था। ये भाई ने कब पेमेंट किया, 29 मार्च को पेमेंट किया। अब बात क्वेश्चन ये होती है सर, क्या ये प्रीवियस ईयर 23-24 में ये एक्सपेंस अलाउ हो जाएगा? यस हो जाएगा, क्योंकि भले ही इसने 30 डेज के अंदर पेमेंट नहीं किया, बट आप ध्यान दो तो ये फाइनेंशियल ईयर एंड होने के, प्रीवियस ईयर एंड होने के पहले पेमेंट कर दिया, तो क्या ये एक्सपेंस मिल जाएगा? यस मिल जाएगा। तो भैया ये 5 लाख अपन क्लेम कर लिए। नेक्स्ट आओ, मिस्टर बी अ स्मॉल एंटरप्राइजेस, माइक्रो और स्मॉल में एप्लीकेबल है, तो 17 मार्च 2024, ठीक है, 7 लाख का पेमेंट है। देखो डेट ऑफ परचेज ये, इससे हमें बहुत काम होता है सर। 7 लाख का पेमेंट, नो रिटर्न एग्रीमेंट। अगर रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है तो मैक्सिमम कितने दिन होते हैं, 15 डेज। तो आप 15 डेज इसमें ऐड कर लो, ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा सर, ये चल रहा है मार्च, मार्च में बच गए 14 डेज, और अप्रैल में चले गया एक। सर 1 अप्रैल 2024 ये इसकी ड्यू डेट आ गई, इस डेट तक इसको पेमेंट कर देना चाहिए था। ये कब कर रहा है सर, 15/4/2024, क्या 15 दिन के बाद पेमेंट कर रहा है? यस सर। तो इस केस में क्या ये एक्सपेंस 23-24 में मिलेगा? नहीं, ये एक्सपेंस 24-25 में आप क्लेम कर पाओगे। आई बात समझ? अगला ध्यान दो, मिस्टर ए अ मीडियम एंटरप्राइजेस। पहली बात तो ये सीखो, 43B में जो नया अमेंडमेंट आया वो माइक्रो और स्मॉल पे एप्लीकेबल है, मीडियम एंटरप्राइजेस पे एप्लीकेबल नहीं है। अगर मीडियम एंटरप्राइजेस पे एप्लीकेबल नहीं है तो सर उस केस में अगर आप उनको पेमेंट कभी भी करो, एक्रूवल बेसिस में क्लेम कर सकते हो, क्योंकि ये बंदा तो एक्रूवल बेसिस में ही चल रहा है। ये बोला ना सर मैं मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में चलता हूं, तो सर हमने तो माइक्रो और स्मॉल को कवर किया था जिनके लिए हम चाहते थे कि जल्दी पेमेंट्स हो जाए, हमने मीडियम को कवर नहीं किया था। तो मीडियम वाला सर अगर 25 मार्च 2024 को डेट ऑफ परचेज है तो इसी परचेज वाले दिन क्या एक्सपेंस क्लेम कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्रूवल? यस सर। क्या मीडियम एंटरप्राइजेस के ऊपर 43 भी एप्लीकेबल होगा? नो सर। तो हम ये 8 लाख का एक्सपेंस क्लेम कर लेंगे, 5 लाख का एक्सपेंस क्लेम कर लेंगे, तो टोटल कितना हो गया, 13 लाख। आया समझ? सिंपल। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पहले नीचे पढ़ते हैं क्या बोल रहा है सर। What is the amount of tax to be collected from Mr. Sunil in respect of the remittance of amount to his son and sister? लो भाई सिंपल सी बात है। आओ सर, जितने भी स्टूडेंट अभी तक अगर अमेंडमेंट लेक्चर नहीं देखे, रिक्वेस्ट, ये रेमिटेंस का जो क्वेश्चन है ना सर, अमेंडमेंट लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है सर, प्लीज देख लो, तभी ये क्वेश्चन समझ आएगा और बन पाएगा, नहीं तो दिक्कत आएगी। क्योंकि सर अमेंडमेंट हुआ है और सर 39 2023 तक ओल्ड था, ठीक है, 110 2023 से न्यू हो गया है। तो प्लीज प्लीज, एक तो डेट का रिलेवेंस है,
और एक आपको जरूर देखना चाहिए अमेंडमेंट, ठीक है। मिस्टर सुनील टुक एन एजुकेशनल लोन ऑफ 8 लाख on 1/7/2023 from State Bank of India, Mumbai, for his son's MBA from University of Oxford, UK, and remitted the same amount through the same bank, which is an authorized dealer under the liberalized remittance scheme of RBI. सिंपल सी बात है, एजुकेशन लोन अगर याद हो तो ये पहले भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही है सर। हमने बोला था कि 7 लाख से, अगर 7 लाख से एक्सीड करेगा तो सर जितना एक्सीड करेगा, यहां कितना एक्सीड किया सर 1 लाख, तो 1 लाख का 0.5%। सिंपल, ठीक है। आगे देखो, he further remitted 2 lakh on 15/10/2023। सर ये अमेंडमेंट के बाद की डेट है। टू हिज सन फॉर हिज पर्सनल, देखो सर, पर्सनल एक्सपेंडिचर आउट ऑफ हिज पर्सनल सेविंग थ्रू बैंक ऑफ इंडिया। ओ माय गॉड, ठीक है। अब देखो लोचा हो गया सर, ये पर्सनल पर्पस है, ना मेडिकल, ना एजुकेशन, ना एजुकेशनल लोन, ये पर्सनल है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर, जब आप लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के अंदर रेमिट करते हो तो हम एग्रीगेटिव देखते हैं। तो एग्रीगेटिव में कितना हो गया सर 8 लाख, वो पहले ही रेमिट कर चुका था, 2 लाख और किया तो टोटल कितना हो गया 10 लाख। और हम पढ़ के आए थे सर, अगर मेडिकल, एजुकेशन, उसके अलावा ये एजुकेशन लोन के अलावा कोई एनी अदर पर्पस के लिए रेमिट किया हो और वो अगर 7 लाख के एक्सीड कर रहा हो तो उस केस में सर कितना परसेंट एप्लीकेबल है 20%। तो इस 2 लाख में कितना परसेंट एप्लीकेबल हो जाएगा 20%। आया समझ, क्रिस्टल क्लियर। आगे बढ़ते सर, देखो आ गया, हाँ ठीक है। देखो, मिस्टर सुनील also remitted 6 lakh on 28 March 2024 out of his personal saving under liberalized remittance scheme through a Union Bank of India, Mumbai, for his sister's medical treatment। ओ भाई, मेडिकल ट्रीटमेंट की बातें हो रही है सर। और मेडिकल ट्रीटमेंट क्या सर इसको भी क्यूमुलेटिव करें? यस सर, एग्रीगेटिव करेंगे। तो 8 + 2 + 6 कितना हो गया सर 16। इसका तो आपने 7 लाख माइनस किया, 1 लाख पे 0.5% किया, इसमें तो सीधा सीधा सर 20% कर दिया, पर्सनल पर्पस था। अब ये जो 6 लाख है, ये है मेडिकल ट्रीटमेंट पर्पस के लिए। सर अगर सिर्फ ये 6 लाख होता तो 7 लाख तक बेनिफिट था, बट अब तो ये सर एग्रीगेटिव में देखे तो ये 16 लाख पहुंच चुका है, तो सर इस 6 लाख पे भी लगेगा 5%। समझ आया? वेरी सिंपल, इजी क्वेश्चन, क्लियर। तो सर इसका ऑप्शन देख लेते भाई। टीसीएस 0.15% ऑफ 1 लाख, ये तो सही है। 5% ऑफ 2 लाख नहीं सर, हम तो 20% बोल के आए, तो ये ऑप्शन ही गलत हो गया। 0.5% ऑफ 1 लाख, 20% ऑफ 2 लाख एंड 5% ऑफ 6 लाख, यही ऑप्शन है सर, ठीक है। आगे देखो, मिस्टर गर्ग एज 45 ईयर्स, पहले तो क्वेश्चन में पढ़ लेते क्या बोल रहा है सर। कंप्यूट इज टैक्स लायबिलिटी, आपको टैक्स लायबिलिटी निकालने बोला है अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। डिफॉल्ट टैक्स रिजिम मतलब 115 बीएसी, आपको अंडर सेक्शन 115 बीएसी टैक्स निकालने बोला है। ओके, Mr. Garg, age 45 years and a resident of India, is having a total income of 5,70,000, ठीक है, comprising of long-term capital gain taxable under section 112 of 70,000। लो भाई लिख लेते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 कितना है 70,000, इसमें कितना परसेंट लगता है 20%, ठीक है। उसके बाद है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 ए का है 1,50,000। सर 112 ए का है 1,50,000, पर सर इसमें 1 लाख की एग्जेम्पशन बेनिफिट मिल जाती है, तो बचा 50,000 और इस पे लगता है 10%। बाकी आगे और देखेंगे सर। उसके बाद कहाँ गया यार, कहाँ गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111 ए ऑफ 1 लाख। भाई देखो 111 ए का सर 1 लाख है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इसमें 15% लगता है। ओके, क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। उसकी अदर इनकम कितनी दी हुई है 2,50,000। वाओ सर, इसकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है 3 लाख माइनस सर 2,50,000, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट में से अपन ने एडजस्ट कर लिया सर इनकम को, अदर इनकम, ठीक है। अभी भी हमारे पास कितनी बच गई बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 50,000। अब ये 50,000 में हम सर क्या 112 ए एडजस्ट कर सकते हैं? नो सर। क्या 112 कर सकते हैं? यस सर। 111 ए कर सकते हैं? यस। तो हम क्या करेंगे, सिंपल है सर, ये 70,000 में से 50,000 यहां एडजस्ट कर देते हैं, तो ये नील हो गया, ये एडजस्ट कर दिया तो नील हो गया। अब बचा कितना सर, अब हमारा बच गया 112, जो बचा वो है 20,000 इंटू 20%, कितना आ जाएगा सर 4,000, ठीक है।
अच्छा, अब बात ये है सर, अगर आपको याद हो तो 115 बीएसी में हमने बोला था अगर इनकम 7 लाख से एक्सीड नहीं करती है तो उस केस में सर रिबेट होती है। ठीक है, रिबेट होती है 87 ए में, और कितने की सर? 25,000 की रिबेट होती है। ठीक, अब खास बात ये सर, रिबेट के लिए आप 112 यूज कर सकते हो, 111 ए यूज कर सकते हो। ठीक है, बट सर 112 ए रिबेट के लिए आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, 112 ए रिबेट के लिए यूज नहीं कर सकते। तो अपन क्या करेंगे सर, सिंपल है। ये कितना आ जाएगा सर? 111 ए 1 लाख का 15% कितना आ गया सर? 15,000। तो ये हो गया टोटल 19,000। सर 19,000 की ही क्या मिल जाएगी? रिबेट खत्म। अब बचा कितना है सर? ये आ गया 5,000, और 5,000 में हम 4% ऐड कर लेंगे तो कितना रहेगा? 5,000 प्लस 4%, तो ये आ रहा है सर 5,200। आया समझ? सिंपल। तो ये हमारा टैक्स आ गया 5,200। क्लियर? क्रिस्टल क्लियर? मैंने आपको आराम से समझाया। ये हमारे एमसीक्यूज पूरे कंप्लीट हो गए। अब हमारे इनकम टैक्स के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है जो कि हम कल करेंगे। मैं आपको लिटरली मतलब पूरे दिल से बोल रहा हूँ सर, प्लीज अमेंडमेंट लेक्चर्स देखो, बहुत अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है सर। अगर आप इसको नहीं समझोगे तो बहुत दिक्कत आ जाएगी सर। ठीक है, फ्रेंड्स तक शेयर करना। पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलना। अभी बहुत सारी चीजें आने वाली है सर। ठीक है, चल, थैंक यू।